नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन नाग और आप देख रहे हैं न्यूज ट्रैक 24x7.com। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बीते एक महीने से अधिक समय से लापता हैं। उनकी बीमारी और उनके ठिकाने को लेकर रहस्य और गहराता जा रहा है। देश के टॉप खुफिया एजेंसी उनके ठिकाने और गतिविधियों पर नजर रखने को कहा गया है। पॉलिटिकल कॉरिडोर में कहा जा रहा है कि पूर्व उपराष्ट्रपति को इसलिए नजरबंद रखा जा रहा है क्योंकि ये अक्खड़ जाट नेता सरकार के कुछ अंदरूनी फैसलों की खुलासा कर सरकार के लिए मुसीबत पैदा कर सकते हैं। उम्मीद की जा रही है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के बाद वो प्रकट होंगे। हालांकि जिस बेरहमी के साथ आनन फानन में जगदीप धनखड़ को उनके पद से हटने को मजबूर किया गया, वो नरेंद्र मोदी सरकार का आजमाया हुआ पुराना तरीका है। उनकी रणनीति और फैसलों में जिस किसी ने तनिक भी स्वतंत्र राय रखने का साहस किया, उन्हें जाना पड़ा। धनखड़ भी इसके शिकार हुए। आप वीडियो के साथ बने रहिए। हम मोदी के कार्यकाल में 6 बड़े इस्तीफों का खुलासा करेंगे। जगदीप धनखड़ पहले व्यक्ति नहीं हैं जिन्हें इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया है। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 साल से ज़्यादा वर्षों के कार्यकाल में अचानक पद छोड़ने वाले एकमात्र उच्च अधिकारी नहीं हैं। टेक्नोक्रेट, ब्यूरोक्रेट और पॉलिसी मेकर ने पिछले कुछ वर्षों में कई मुद्दों पर मोदी और उनकी सरकार से खुद को दूर करने के लिए मजबूर किए गए। यह 6 इस्तीफों की एक झलक पेश कर रहे हैं। इनमें कुछ अचानक और कुछ अपेक्षित थे। इनमें कई ऐसे थे जो कई दिनों तक सुर्खियों में रहे। पहला नाम रघुराम राजन, जो आरबीआई गवर्नर थे 2013 से लेकर 2016 तक। यूपीए सरकार के अंतिम वर्ष में मनमोहन सिंह ने उन्हें आरबीआई गवर्नर बनाया था। अर्थशास्त्री और शिक्षाविद रघुराम राजन सितंबर 2016 में दूसरा कार्यकाल ठुकराते हुए शिकागो विश्वविद्यालय में अपने शिक्षण कार्य पर लौट आए। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्री राजन ने 2008 में वैश्विक वित्तीय संकट की भविष्यवाणी की थी। अपनी बात बेबाकी से कहने के लिए जाने जाने वाले उनके सार्वजनिक बयान, खासकर मोदी द्वारा अपने पहले कार्यक्रम में अपनाई गई आर्थिक नीतियों पर उनके सुझाव सरकार को नागवार गुजरा था। राजन ने नोटबंदी और चुनावी बॉन्ड योजना पर सरकार के साथ मतभेद की सूचना दी थी, जिसे पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने बॉन्ड को रद्द कर दिया था। तत्कालीन केंद्रीय वाणिज्य मंत्री और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत की वृद्धि पर राजन की एक टिप्पणी की सार्वजनिक रूप से आलोचना की थी, उसका खंडन भी किया था। अपने इस्तीफे के 1 साल बाद से कुछ समय बाद तक राजन ने नोटबंदी के अपने विरोध का इजहार किया। दूसरा नाम अरिजित पटेल का है, जो 2016 से 2018 तक आरबीआई के गवर्नर रहे थे। दिसंबर 18 में आरबीआई बोर्ड की एक महत्वपूर्ण बैठक से कुछ दिन पहले केन्या में जन्मे उर्जित पटेल ने व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए अपने इस्तीफे की घोषणा की थी। लगभग 7 साल पहले उनके इस्तीफे के बाद से ही इस बात पर व्यापक रूप से बहस चल रही है कि उन्होंने अपना पहला कार्यकाल पूरा किए बिना इस्तीफा क्यों दिया। रघुराम राजन के बाद उर्जित पटेल आरबीआई के प्रमुख बने थे। उन्होंने नोटबंदी से उपजे तूफान का सामना किया था। वित्त मंत्रालय के एक सीनियर अधिकारी की माने तो नरेंद्र मोदी सरकार के साथ उनके कई टकराव बढ़ गए थे। ये टकराव कई तरह के थे। पटेल का जाना न केवल निवेशकों के लिए बल्कि सरकार के लिए भी एक झटका था। पटेल और सरकार के बीच मतभेद का एक कारण यह भी था कि सरकार आरबीआई पर राजकोषीय घाटे को कम करने में मदद के लिए अपने 3.6 ट्रिलियन रुपए, जिसको हम कह सकते हैं 48.73 अरब डॉलर के भंडार में कुछ देने का दबाव बना रही थी। केंद्र ने आरबीआई अधिनियम धारा 7 के 1 महीने पहले कभी इस्तेमाल न किए गए नियम को लागू करने की धमकी दी थी, ताकि आरबीआई को अपने भंडार से 3 लाख करोड़ रुपए निकालने के लिए मजबूर किया जा सके। जाहिर तौर पे कथित विमुद्रीकरण लाभांश नुकसान की भरपाई के लिए।
पटेल और सरकार के बीच ब्याज दर नीतियों को लेकर भी मतभेद उभरे थे। एक और व्यापक रूप से अटकलें लगाई जा रही है कि मोदी सरकार चुनावी बॉन्ड पर जोर दे रही थी, जिसका उदित पटेल और रघुवर रामराजन ने भी विरोध किया था। सरकार के साथ मतभेद का एक और कारण यह भी था कि पटेल ने आरबीआई के अलावा किसी अन्य बैंक द्वारा बॉन्ड जारी करने का सवाल उठाया था। बाद में यह काम एसबीआई के हवाले कर दिया गया। इसे अंजाम देने के एवज में एसबीआई के तत्कालीन चेयरमैन दिनेश खारा को एक्सटेंशन दिया गया। पहले ये भी चाहते थे कि चुनावी बॉन्ड को भौतिक रूप में नहीं बल्कि डिजिटल रूप में जारी किया जाए। इसके लिए केवाईसी प्रक्रिया को अपनाया जाए। पटेल का अंतिम प्रस्ताव था कि राजनीतिक दल बैंक जाकर डिजिटल बॉन्ड से प्राप्त राशि प्राप्त करें, जिससे चुनाव आयोग और आरबीआई दोनों के लिए एक निशान बन जाता, जिससे गुमनाम दानकर्ता भी अवधारणा समाप्त हो जाती। इसे सरकार सबसे ज्यादा महत्व देती थी। पटेल के इस्तीफे पर राजन ने कहा था कि पटेल का इस्तीफा सरकार के विरोध में था। तीसरा नाम विरल आचार्य का है, जो 2017 से 2019 के बीच आरबीआई के डिप्टी गवर्नर थे। विरल आचार्य अक्टूबर 1918 में तब सुर्खियों में आए थे जब उन्होंने आरबीआई की स्वतंत्र सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर एक तीखा भाषण दिया, जिसमें चेतावनी दी गई थी कि इसकी स्वायत्तता को कम करने का कोई भी कदम संभावित रूप से विनाशकारी हो सकता है। दरअसल आचार्य की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई थी जब नरेंद्र मोदी सरकार और आरबीआई के बीच टकराव बढ़ गए थे, जिसके कारण तत्कालीन आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल को पद छोड़ना पड़ा। आचार्य ने आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की बैठक से कुछ हफ्ते पहले ही अपना इस्तीफा दे दिया था। आचार्य का तत्कालीन गवर्नर शक्तिकांत दास से टकराव भी बढ़ा हुआ था। सरकार के साथ बढ़ते टकराव के बीच व्यक्तिगत कारणों का हवाला देकर इस्तीफा दे दिया। केंद्र में सचिव रहते हुए दास वह सब कुछ करने को तैयार थे जो मोदी सरकार चाहती थी। बाद में उन्हें प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में तैनात कर दिया गया। चौथा नाम है सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार, जिसे हम चीफ इकोनॉमिक्स एडवाइजर कहते हैं, अरविंद सुब्रमण्यम का। 2014 से 2018 तक मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम ने 2018 में अपने पोते के जन्मदिन पर एक पारिवारिक प्रतिबद्धता के लिए अमेरिका वापस जाने के अपने फैसले की जानकारी अरुण जेटली को दी थी। अक्टूबर 2014 में 3 साल के कार्यकाल के लिए चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर नियुक्त किए गए सुब्रमण्यम को खुद जेटली ने ही रुकने के लिए कहा था, लेकिन स्थितियां खराब होती गईं। पीटरसन इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, जहां वे एक वरिष्ठ फेलो थे, सुब्रमण्यम रघुवर रामराजन की तरह एयर इंडिया सहित निजीकरण के पक्ष में अपने समर्थन के लिए आरएसएस से जुड़े स्वदेशी जागरण मंच और सुब्रमण्यम स्वामी के कड़े हमले के शिकार हुए। स्वामी ने एक बार इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पर वाशिंगटन के रुख का समर्थन करने के लिए सुब्रमण्यम पर सार्वजनिक रूप से हमला किया था। सार्वजनिक मुद्दों पर टिप्पणी करने से कतराने वाले सुब्रमण्यम अपने जाने के बाद से सरकार के खिलाफ कुछ ज़्यादा ही मुखर रहे हैं। शिक्षाविद प्रताप भानु मेहता को अशोका विश्वविद्यालय से निकाले जाने के बाद सुब्रमण्यम ने भी इस्तीफा दे दिया था और लिखा, यह बेहद चिंताजनक है कि अशोका भी अपनी निजी स्थिति और निजी पूंजी के समर्थन के बावजूद अब अकादमिक अभिव्यक्ति और स्वतंत्रता के लिए जगह नहीं दे पाया। एक टेलीविजन इंटरव्यू में मुख्य आर्थिक सलाहकार सुब्रमण्यम ने कहा, सभी मोर्चों पर अर्थव्यवस्था अच्छी स्थिति में नहीं है। 5वां नाम अशोक लवासा का है और 6ठा नाम वित्त सचिव रहे अरुण गोयल का है। चुनाव आयुक्त अशोक लवासा और अरुण गोयल की भी मोदी से नहीं बनी। 2024 के लोकसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा से कुछ दिन पहले ही चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने अपना इस्तीफा सौंप दिया। गोयल के जाने से केंद्रीय चुनाव आयोग में केवल एक सदस्य तत्कालीन मुख्य सचिव राजीव कुमार रह गए। पंजाब काडर के 1985 बैच के आईएएस अधिकारी गोयल ने चुनाव पूर्व सर्वेक्षण के लिए बंगाल दौरे से एक दिन पहले इस्तीफा क्यों दिया, यह अभी भी रहस्य बना हुआ है।
वो मोदी के बहुत चहेते अधिकारी थे, उनको रातों रात CAC में लाया गया था। अगर गोयल ने अपना पूरा 5 साल का कार्यकाल पूरा किया होता तो वे अगले मुख्य चुनाव आयुक्त होते। तत्कालीन चीफ इलेक्टरल कमिश्नर राजीव कुमार के साथ गोयल की भारी मतभेद थे। चुनाव की घोषणा से ठीक पहले गोयल को पद छोड़ने के लिए मजबूर किया गया ताकि सरकार केंद्रीय चुनाव आयोग में नियुक्ति से 2 साल पहले चुनाव आयुक्त अशोक लवासा ने पद छोड़ दिया। 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान मोदी और शाह द्वारा कथित तौर पर चुनाव प्रचार नियमों के उल्लंघन पर कई असहमतियां पत्र दिए थे। बाद में लवासा के परिवार के 5 सदस्यों के खिलाफ इनकम टैक्स की जांच शुरू की गई। कथित तौर पर पेगासस स्पाइसवेयर के निशाने पर आए उनमें लवासा भी शामिल थे। आज के वीडियो में बस इतना ही। इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म का सपोर्ट करिए और इसे शेयर करिए। बहुत शुक्रिया आपका।